केदारनाथ के कपाट खुलने के दौरान वहां से आ रहे वीडियो देखकर मैंने कहा था कि इनमें केवल 15% ही श्रद्धालु हैं, कुछ कर्मचारी हैं, बाकी असली नकली पत्रकार, रीलबाज और तफरीबाज हैं। अब आपको पता ही है कि आजकल उत्तराखंड में हर बात को धर्म से, बल्कि कहूं कि सनातन से जोड़ने की बीमारी फैली हुई है। तो मेरी इस पोस्ट को भी धर्म से जोड़ दिया गया। किसी ने पूछा कि आपके तो खैर इन तथाकथित सनातनियों इन्वर्टेड में कह रहा हूं, इन सनातनियों के संस्कारों में आपका शब्द तो है नहीं। किसी ने पूछा कि तेरे पास दिव्य दृष्टि है क्या? किसी ने सवाल किया कि आंकड़े किसने बताए? किसी ने मेरे कथन को हिंदू श्रद्धालुओं का अपमान बताया। अब जो घटनाएं वहां हुई हैं, शायद इन लोगों की समझ में आ गया होगा कि वास्तव में बात क्या है। इस वीडियो में हम चारधाम यात्रा की अव्यवस्था के बारे में बात करने वाले हैं। सरकार और प्रशासन इस बार भी क्यों बुरी तरह विफल रहे हैं, इसके कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। स्थानीय लोग जिनकी रोजी रोटी पीढ़ी दर पीढ़ी केदारनाथ यात्रा से चलती है, उन्हें किस तरह से परेशान किया जा रहा है, इस पर भी बात करने का प्रयास करेंगे। अनुरोध है कि वीडियो अंत तक देखकर मेरा सहयोग करें। नमस्कार, बात बोले के चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। पहले चारधाम यात्रा में अव्यवस्था की बात करें। सरकार और प्रशासन का पूरा ध्यान व्यवस्था बनाने पर नहीं, अव्यवस्था पर पर्दा डालने पर है। जो लोग अव्यवस्था दिखा रहे हैं उन पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। कल एक वीडियो देख रहा था, विराट द ब्लॉगर चैनल था कोई, इस वीडियो में ब्लॉगर ने अपनी तरफ से कुछ ज्यादा नहीं कहा है। जो दिखाया है कैमरे पर दिखाया है, जो कहा है लोगों ने कहा है, वहां खड़े लोगों ने। इतना जरूर है कि एक जगह इस यूट्यूबर ने भगदड़ जैसी स्थिति के लिए भगदड़ कह दिया है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने इस यूट्यूब चैनल चलाने वाले राजस्थान के रहने वाले विराट मीणा पर FIR दर्ज कर दी है। ऐसी ही वीडियो दिखाने वाले कुछ दूसरे लोगों पर भी FIR दर्ज किए जाने की सूचना रुद्रप्रयाग पुलिस के सोशल मीडिया पेज पर दी गई है। होना तो ये चाहिए था कि इस तरह के वीडियो देखकर व्यवस्था ठीक करने के प्रयास किए जाते, लेकिन इसके बजाय मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। मंशा साफ है कि वीडियो बनाने वालों में डर पैदा कर दिया जाए ताकि कोई भी अव्यवस्था को उजागर करने की हिमाकत न कर सके। पता है इस व्यवस्था का कारण क्या है? इसका कारण है सरकार में बैठे लोगों की सनक। पिछले कुछ सालों से इन लोगों पर एक सनक सवार है। चारधाम यात्रा में हर साल नए रिकॉर्ड बनाने हैं। पिछले साल रिकॉर्ड नहीं बन पाया था, तो इस बार वह कमी पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है। केदारनाथ में बेशक रहने खाने की ठीक से व्यवस्था न हो, लेकिन असीमित संख्या में लोगों को, श्रद्धालुओं को जाने की छूट दी गई है। ऐसे में ये सब तो होना ही है। अब जरा ये वीडियो क्लिप भी आप देख ही लीजिए। केदारनाथ में रात के अंधेरे में डीजे बज रहा है और भांगड़ा हो रहा है। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो रुद्रप्रयाग पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज तो किया, लेकिन एक बड़ा गजब का स्टेटमेंट भी दिया। पुलिस ने कहा कि जांच में पता चला है कि ये वीडियो कपाट खुलने के बाद का नहीं है। क्या पुलिस ये कहना चाह रही है कि कपाट खुलने से पहले इस तरह की हुड़दंगबाजी की छूट थी केदारनाथ में? मुकदमा भी अज्ञात लोगों पर दर्ज किया गया है जिन्हें ढूंढना शायद ही मुमकिन हो। जब हम पहलगाम में 26 लोगों की हत्या कर देने वाले 4 आतंकवादियों को नहीं ढूंढ पाए, तो इन डीजे बजाने वालों को तो क्या ही ढूंढ पाएंगे। और चलो मान लिया कि पुलिस ने इन डीजे बजाने वालों को ढूंढ लिया और पता चला कि ये नफरती गैंग के सदस्य हैं, तो फिर पुलिस क्या करेगी? वही करेगी जो देहरादून में सामाजिक कार्यकर्ताओं की पिटाई करने की धमकी देने वाले भूपेश जोशी नाम के इस नफरती के साथ किया। क्यों? वीडियो के अगले हिस्से में हम चर्चा करेंगे
कि किस तरह से केदारनाथ यात्रा में अब संकीर्ण क्षेत्रवाद हावी हो गया है और किस तरह से जरूरतमंद स्थानीय लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी अवश्य करें। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि यह चैनल आगे भी चलता रहे तो अपनी जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। सहयोग देने के लिए मैं राज सकलानी जी का, जुनैद आलम जी का, संजय पुरोहित जी का और सुमित धीमान जी का आभार व्यक्त करता हूं। केदारनाथ घाटी में कई गांव ऐसे हैं जिनका रोजगार पीढ़ी दर पीढ़ी केदारनाथ यात्रा पर ही निर्भर रहता है। इन गांवों के लोग पंडा पुरोहित से लेकर यात्रा मार्ग पर दुकानें करने तक का काम करते हैं। दुकानें लगाने वाले लोगों से कुछ फीस लेकर उनको जगह आवंटित कर दी जाती है, लेकिन उनके साथ इस बार क्या हो रहा है ये वीडियो देखिए। और मेरे साथ फेगू की सुदामा देवी जी, उम्र कथिया से गली में तो लगभग 65 साल की हैं और इनके पति इसी स्थान पर दुकान करते थे और यहाँ पर उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। इनको एक जिला प्रशासन द्वारा, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी के एक तरफ हस्ताक्षर हैं और दूसरी तरफ SDM ऊखीमठ के हस्ताक्षर हैं, एक दुकान कैंटीन का आवंटन किया गया। बहुत कृपा उनको। और केदारनाथ की माननीय विधायक ने भी एक पत्र इनके पक्ष में लिखा है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब ये लाइसेंस सरकार ने निर्गत करा, और ऐसे लाइसेंस यहाँ पर कितने लोगों को निर्गत हुए हैं? 9 लोगों को लाइसेंस निर्गत हुए हैं और बाकायदा लाइसेंस शुल्क के रूप में कत्याली नहीं 6,000 रुपया। 6,000। और इस 6,000 से पहले एक बड़ी अद्भुत बात मैंने सुनी कि एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता जो इस प्रदेश में शासन कर रहे हैं और बड़े दबंग कार्यकर्ता हैं, उनको बड़े दुर्दांत कार्यकर्ता मानते हैं। ये माना जाता है कि वो बालू के अंदर से भी तेल निकालने की ताकत रखते हैं। उन्होंने यहाँ से लेकर के, गौरीकुंड से लेकर के और केदारनाथ तक के सैकड़ों दुकान वालों से 2-2 हजार रुपये, 2-2 रुपये लीने। 6,000 फॉर्म क्या फॉर्म दी तो ये तब तो नहीं दिन में देखिए एक खुले हैं, क्या सदस्य बनाया उन्होंने? हमसे भी लिया है, हमारा आपको भी लिया है? मेरा भी दुकान नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ मैं भी घर जा रहा हूँ अब। हाँ तुमसे 2,000 रुपये किस चीज के लिए? वो सदस्य शुल्क बताइए। देखिए उत्तराखंड सरकार से मेरा निवेदन है, या तो ऐसे गुंडे बदमाशों को जो 2-2 हजार रुपये इन गरीब आदमियों से वसूल कर रहे हैं, इनको सरकारी गुंडे का नाम दे करके उनके साथ एक तहसीलदार, नायब तहसीलदार या पुलिस के दरोगा को लगा दिया जाए। कम से कम लोग शर्माएं तो सही। ये गरीब लोग, ये बेचारा कुछ काम नहीं करता था, ये कह रहा मुझसे भी 2,000 रुपये लिए सदस्यता शुल्क। ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं या कोई गुंडा दल यहाँ पर बना रहे हैं? और जिला अधिकारी रुद्रप्रयाग अगर मेरी बात सुन रहे हो तो ऐसा व्यक्ति जिसने इस धंधे से करोड़ों रुपया गौरीकुंड से लेकर के केदारनाथ तक कमा दिया, और अब इन गरीब लोगों को इस माता की दुकान जिसको लाइसेंस सरकार ने दिया, सरकार के अधिकारियों ने दिया, और इसकी झोपड़ी उजाड़ने का वीडियो मैंने देखा। अगर ऐसे गरीब लोगों के साथ सरकार ने आगे हिम्मत करी तो सबसे पहले हम यहां पर आकर के इनका मुकाबला करेंगे। अगर जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग थोड़ा भी कानून व्यवस्था में भरोसा करते हैं तो उस व्यक्ति पर मुकदमा कायम करें जिसने 2-2 हजार रुपए के रूप में अवैध वसूली करके करोड़ों रुपया कमा दिया है। ये केदारनाथ क्षेत्र के पूर्व विधायक मनोज रावत हैं। उन स्थानीय लोगों के साथ खड़े हैं जिन्हें फीस लेकर दुकानें लगाने के लिए यात्रा मार्ग पर जगह आवंटित की गई थी, लेकिन जब इन्होंने टेम्परेरी दुकानें लगाई तो प्रशासन ने वो दुकानें तोड़ दी। इस वीडियो में मनोज रावत एक गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि बीजेपी के एक स्थानीय नेता ने गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक दुकानें लगाने वाले हर व्यक्ति से 2-2 हजार रुपये वसूला है। इन तमाम नाकामियों, अव्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ही लोगों में सांप्रदायिक जहर भरा जा रहा है। सत्ताधारी ही नहीं, उनका दिखावटी विरोध करने वाले भी इसी सांप्रदायिक जहर वाले रास्ते पर हैं। एक वीडियो देख रहा था, एक छद्म सत्ता विरोधी
है गुप्तकाशी में उसने एक मुस्लिम युवक को घेर रखा था। उसका वीडियो बना रहा था, कह रहा था कि ये लोगों के मकान बनाने का ठेका लेता है, मकान खराब बनाता है, देहरादून में लाला का उधार नहीं देता। ऊखीमठ में इसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की गई है, ब्ला ब्ला जो भी है। 5-7 और लोग इसने जमा किए हुए थे। वे कह रहे थे कि हाँ जी, इसने तो हमारा काम भी ठीक नहीं किया और हमारा भी ठीक नहीं किया। सवाल यह है कि जब वो काम ठीक से नहीं कर रहा था तो इतने सारे लोगों ने उसे काम दिया ही क्यों? उसने देहरादून के लाला का उधार चुकता नहीं किया तो क्या ये व्यक्ति, वीडियो बनाने वाला व्यक्ति जो पत्रकार भी बनता है और नेता भी बनता है, तो क्या ये देहरादून के लाला का वसूली एजेंट भी है? थाने में शिकायत दर्ज है तो फिर थाने जाकर क्यों नहीं पूछते कि भाई उस शिकायत पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया और उसे जेल क्यों नहीं भेजा? बस नफरत की गंगा बह रही है तो हर मौका परस इस गंगा में हाथ धोने के लिए बेताब नजर आ रहा है। जब मैंने इस वीडियो पर कमेंट किया, उस व्यक्ति के वीडियो पर, गुप्तकाशी वाले पर, तो इसके संगी साथी टूट पड़े। किसी ने कहा तू जयचंद है, किसी ने कहा तेरे जैसे पहाड़ का कलंक है। तो भाइयों, तुम्हारे मन में जो आए कहते रहो। गालियां, अपशब्द और धमकियां देकर तुम समझते हो कि हम डर जाएंगे और भारत के संविधान के पक्ष में खड़ा होना छोड़ देंगे, तो इस गलतफहमी में मत रहना। हम अंतिम सांस तक आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर राज्य और एक सुरक्षित समाज देने का प्रयास करना नहीं छोड़ने वाले हैं। आज के इस अराजक और नफरती माहौल में बेशक तुम है फिर लूट लो, बेशक अपनी वाहवाही करवा लो, लेकिन याद रखना ये दौर बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। एक दिन लोग पहचान जाएंगे कि तुम वही हो जो भूपेश जोशी की तरह मुसलमानों से लड़कियों का बलात्कार होने की इच्छा रखते हो। तुम वही हो जो नैनीताल की सैला नेगी को बलात्कार की धमकी देते हो। तुम वही हो जो हिमांशी नरवाल पर अश्लील टिप्पणियां करते हो। तब तुम्हें हिसाब पूछा जाएगा, इसलिए संभव हो तो अपना हिसाब ठीक रखो। बल्ली सिंह चीमा की एक पंक्ति के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो, आदमी के साथ हो या कि आदमखोर हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बातबोलेगी.com भी जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।